तो देखिए एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है ना, विद्युत अपघटनी सेल का मूल सिद्धांत। अब यहाँ पर दो तरह के सेल हो गए, एक हो गया विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा हो रहा है विद्युत अपघटनी सेल। दोनों में अंतर भी आता है, लास्ट में अंतर समझेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती थी। अब विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। यह ऐसा समझो कि जब मोबाइल आप यूज करते हो फ़ोन के कॉल में, वीडियो देखने में और कुछ काम में, तब वो विद्युत रासायनिक सेल होता है। और जब आप चार्ज में उसको लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? विद्युत अपघटनी सेल। माने विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत रासायनिक सेल की उल्टी अभिक्रिया होने लगती है। समझ में आ गया इतना? तो समझ लो कि यदि यहाँ पर देखें कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदले? विद्युत में, तो ये विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाए कि विद्युत ऊर्जा किस में बदलने लगे? रासायनिक में, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। दोनों में फर्क समझ में आ गया है ना? मतलब हम यहाँ पर करंट देंगे तब उसके रसायन में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम क्या है कि रसायन में परिवर्तन देखते हैं तो क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। माने हम इसमें एक सेल का उपयोग कर रहे हैं और इसमें सेल को हम क्या कर रहे हैं? बाहर से करंट दे रहे हैं, माने उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में फर्क होता है, विद्युत अपघटनी सेल में और विद्युत रासायनिक सेल में। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत का उपयोग किया जाता है, माने बाहर से इसको विद्युत दी जाती है। ठीक है, उसमें भी वही सामान लगा होता है, वही इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वही विद्युत अपघट्ट लगा होता है। बस हम उससे बिजली लेते नहीं बल्कि उसको बिजली क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, इस सेल में स्वतः न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए विद्युत ऊर्जा बाहर से दी जाती है। मतलब ये है कि इसमें रसायन बदल करके विद्युत में तो आ सकते हैं, ये खुद से क्रिया होती है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं फिर से बोलूँ कि ये फिर से उसी तरह से रसायन बदल जाएं तो हमको विद्युत क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जैसे मान लो इस चमड़ी को मैं खींच रहा हूँ तो खींचने के लिए बल मुझे लगाना पड़ता है, ये स्वतः अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन ये अपने आप बराबर हो गई, ये इसकी स्वतः अभिक्रिया होती है। तो कोई भी सेल होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा आसानी से दे देता है, अपने आप दे देता है, लेकिन उसको फिर से रसायन बनाने के लिए हम उसको बाहर से क्या देना पड़ता है? विद्युत देना पड़ता है। दोनों चीज समझ में आई? ठीक है, अब इसमें चिन्ह की परिपाटी देखते हैं। तो चिन्ह की परिपाटी गैल्वेनी सेल के कैसी होती है? विपरीत होती है। उसमें सब उल्टा, रासायनिक क्रिया ही विपरीत हो रही है, तो हर चीज क्या हो जाएगा? विपरीत। कैथोड क्या होता है? ऋणावेशित, और जो एनोड होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। अब चलते हैं कॉपर सल्फेट विलयन का कॉपर इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत अपघटन। ये उदाहरण है विद्युत अपघटनी सेल का। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे, इसको समझो। एक हमको बर्तन लेना है ना, ये कांच का, चीनी मिट्टी का, जो ऐसा बर्तन हो जो क्रियाशील ना हो। इसके भीतर हम क्या भर देते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? कॉपर लगा देंगे। एक में हम प्लस सिरा जोड़ेंगे, एक में क्या जोड़ेंगे? माइनस। और यहाँ हम किसी स्रोत से इसको जोड़ रहे हैं, विद्युत हम इसको दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, विद्युत हम इसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अब ये विद्युत रासायनिक सेल है कि अपघटनी सेल है? विद्युत अपघटनी सेल। जब बाहर से हम ऊर्जा देते हैं तब वो क्या कहलाता है? विद्युत। हाँ, यदि यहाँ पर मैं बल्ब लगा देता तब क्या हो जाता? वो विद्युत रासायनिक सेल। बल्ब लगाओगे तो विद्युत रासायनिक सेल, और किसी स्रोत से उसको जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी सेल कहला गया। तो देखो, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में दो कॉपर की छड़ें डुबोकर दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। ये देखो, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें ये कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं और इसमें हम ये प्लस माइनस दे रहे हैं, माने दिष्ट धारा इसमें क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया होंगी। वैसे देखो, कॉपर में आवेश होता है धन का। क्या आवेश होता है? धन का। मैं इसको धन दूंगा, इसके पास धन है,
तो धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। माने ये वाला घुल घुल के इसमें जाएगा, अब इसमें जो घुला हुआ इसमें जाके क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा। एक पतली होती जाएगी और एक क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। माइनस वाली मोटी कैथोड वाली और प्लस वाली क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो इसके रिएक्शंस को देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। तो पहला देख रहे हैं कैथोड पर जो रिएक्शन होता है माइनस पर, तो कैथोड पर कॉपर जमा हो रहा है ना। तो ये जो विलयन में घुला हुआ कार्बन है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और सॉलिड कॉपर में बदलता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये वाला कैथोड है, ये वाला क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। इसमें कॉपर 2+ घुला है, जो विलयन करे हैं ना उसमें कॉपर 2+ क्या है, घुला है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है, ये वाले से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये ठोस बन जाता है, यहाँ जाके क्या हो रहा है, जम रहा है, कॉपर सॉलिड हो गया, ये हो गया कैथोड की अभिक्रिया हो गई। कैथोड की अभिक्रिया समझ में आया। इसमें जो विलयन में है, एक्वस माने क्या है, विलयन में, इसमें विलयन में उपस्थित कॉपर का आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कॉपर ठोस में परिवर्तित हो जाता है और वो जाके कॉपर की छड़ पर जमा हो जाता है ना। तो यही है, विलयन में उपस्थित C2+ आयन कहाँ की ओर गति करता है, कैथोड की ओर गति करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और शुद्ध कॉपर धातु के रूप में यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। अब एनोड पर क्या होगा, ये है ठोस, ये क्या है, Cu है, इसको क्या दे रहे हो, प्लस, तो ये घुलेगा, ये घुल के इसमें जब आएगा तो किस में बदल जाएगा, Cu2+ में। ये घुलता जाएगा, Cu2+ बनता जाएगा, ये Cu2+ को खींचता जाएगा तो अपने में क्या करता जाएगा, जमा करता जाता है। इस तरह की प्रोसेस चलती है। तो एनोड की प्रोसेस में इसी का उल्टा लिख दोगे। यहाँ पर देखो मेरे पास ये एनोड पर ठोस न लगाए हैं, कॉपर ठोस है, ये 2 आयनों को विलयन में डाल देता है, घोल देता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाते हैं, कैथोड में चले जाते हैं। ये इस प्रकार की क्रिया इसमें होती है, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल एक तरह का जो गैल्वेनी सेल में अभिक्रिया है उसी का क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। अब इसका उपयोग हम किस में करते हैं, वैद्युत अपघटन का उपयोग प्रमुख रूप से औद्योगिक इंडस्ट्री में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में और धातुओं के शुद्धिकरण में, ठीक है। जैसे मान लो जब हम धातु निकालते हैं तो जमीन में धातु सीधे नहीं निकल आती है कि कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तो कहीं पर रखा है, खोदे और निकल आया, उसका क्या निकलता है, कचड़ा, अयस्क निकलता है, ठीक है। फिर उसको धुलते हैं, उसको पिघलाते हैं, साफ करते हैं, तब जाके क्या बनती है, धातु। तो धातु को शुद्ध कैसे करेंगे, जैसे अभी मैं बोलूं कि लोहा है, तो लोहा लाल पत्थर वाले पहाड़ों से बनता है, आप देखोगे तो पता ही ना चलेगा कि इससे लोहा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। तो देखो लोहा के अयस्क होते हैं, अधिकतर हमारे जो है छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ है ना, उनमें लोहे के अयस्क हैं, पत्थर जैसे पहाड़ हैं, उस पत्थर को तोड़ते हैं, धोते हैं, फिर उसको कोयला डाल करके गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, और तब जाके क्या बनता है, लोहा बनता है। ऐसे तांबे का अयस्क होता है, वो भी कचड़ा जैसे दिखता है। ऐसे एल्युमिनियम का होता है, ज़्यादा नहीं, यहाँ अमरकंटक के सतपुड़ा की पहाड़ियों में जो है बॉक्साइट निकलता है। बॉक्साइट एक तरह का पत्थर होता है, उस पत्थर को फिर फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद उसको कोयला में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें जब पिघलाते हैं तो कचड़ा नीचे बैठता है, या धातु नीचे बैठ जाती है, तो उसको हम अलग कर देते हैं, कचड़ा अलग कर लेते हैं, इस तरह से वहाँ पर हमको धातु मिलती है। इसी तरह से कॉपर का भी होता है ना। तांबा जो है, ये झारखंड के इलाके में तांबा भी मिलता है, तो ऐसा सीधा नहीं कि सीधे तांबा मिलता है ना। तो उसका अयस्क मिलता है, उस अयस्क को भी हम जब पिघलाएंगे तब कॉपर मिलेगा। वो शुद्ध कॉपर नहीं होता, कुछ ना कुछ कचड़ा होता है। अब उसको हमको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करेंगे किस तरीके से, उसको शुद्ध करना है विद्युत अपघटनी सेल से। माने बाहर से आप उसमें धारा दोगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट भर दोगे तो कैसा कैसा होगा, देखो इस प्रक्रम को समझो। तो इस प्रक्रम को समझने के लिए कॉपर का शोधन समझते हैं सबसे पहले, कि कॉपर की सफाई कैसे करेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले मान लो हम अयस्क लिए, है ना, पत्थर लिए,
उस पत्थर को हम पिघला के तोड़ के कापर निकाल भी लिए, पर वो पूरी तरह से शुद्ध कापर नहीं होता। हमारे पास कापर है, हम पहाड़ को तोड़े, पत्थर तोड़े, उसको पिघलाए, कापर निकला, लेकिन वो कापर शुद्ध नहीं है। ठीक, अशुद्ध कापर है। तो एक काम करेंगे, हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे बड़ा सा, इस बर्तन के भीतर हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। समझ में आ गया? इसमें एक हम जो है एनोड लगाएं, ये कैथोड लगाएंगे। ये कैथोड कैसा रहेगा, पतला, ये लगा माइनस वाला। ये भी किससे बना है, कापर से। किससे बना है, कापर से। ये कापर कैसा है, शुद्ध वाला। ये कैसा है, शुद्ध, इसमें कोई भी कचड़ा नहीं है। इसको पतला एक तार के रूप में लेते हैं। दूसरा हमारे पास कापर है, इसको खूब मोटा ले लेते हैं, जिसके भीतर कचड़ा भी है। क्या है, कचड़ा। ये प्लस हो गया। अब इसको बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से, और बैटरी को इसको किससे जोड़ दिए, माइनस सिरे से। अब देखो ये प्लस है और इसमें भी क्या होता है, प्लस। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये कॉपर घुलेगा, इसमें जाके क्या होगा, घुलेगा। जब घुलेगा तो जो बीच बीच में कपड़ा बोलता हूँ, कचड़ा होगा, वो भी इसमें आके नीचे जा जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? इसमें जो है, जैसे मान लो आप क्या करते हो, पानी में कपड़ा डालते हो, तो पानी से जब कपड़ा निकालते हो तो कचड़ा नीचे चला जाता है। ऐसे इसमें घुलता है तो इसके बीच में जो कचड़ा होगा तो कचड़ा भी नीचे आ जाएगा, और कापर भी इसका कहाँ आ जाएगा, नीचे घुल जाएगा। अब घुले हुए कापर को ये अपने ऊपर क्या होगा, ले लेगा। जो शुद्ध शुद्ध कापर है ये इसके अपने चारों तरफ क्या होता कर जाएगा, जमा करता जाएगा। जो इसमें कचड़ा कचड़ा है वो नीचे बैठेगा, कचड़ा को ये न खींचेगा। किसको खींचेगा, सिर्फ कापर को। अब ये क्या होता जाएगा, दुबला, और ये क्या होता जाएगा, मोटा। इस तरह से ये कापर हमको कैसा मिल गया, शुद्ध। इसका कचड़ा कहाँ बैठ गया, नीचे। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल का। तो विद्युत अपघटनी सेल में भी हम कॉपर का क्या करते हैं, शोधन करते हैं, एल्युमिनियम का शोधन करते हैं, सोडियम वगैरह का। और क्लियर हुआ इतना? तो समझ में आया। क्या करोगे आप, कॉपर के शोधन के लिए क्या करोगे, एक बर्तन में क्या लोगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। शुद्ध धातु में क्या लोगे, कॉपर का कैथोड। कॉपर का क्या लोगे, कैथोड। ठीक है। और अशुद्ध धातु में मोटी सी धातु लोगे, वो भी होगा कॉपर का एनोड। अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा, एनोड का जो धातु है वो घुलेगा। किसमें घुलेगा, विलयन में। तो उसका कचड़ा और कॉपर नीचे घुल जाएगा, और जो कैथोड वाला है वो किसको आकर्षित कर लेगा, कॉपर को। विलयन से कॉपर को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो कॉपर उसके चारों तरफ जमा हो जाएगा और कचड़ा कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। इस तरह से उसमें ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर समझते हैं सक्रिय धातुओं का क्या होता है, ये निष्कर्षण। सक्रिय धातुओं माने जैसे हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनके लिए जो होता है यही वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे अभी मैं कॉपर को शुद्ध किया हूं, उसी तरह से हम किसको शुद्ध करते हैं, सोडियम। एक सोडियम की पतली छड़ ले लेंगे और एक मोटी छड़ सोडियम की अशुद्ध वाली ले लेंगे, और सोडियम क्लोराइड का विलयन भर देंगे। कोई विद्युत अपघट्ट रहना चाहिए। इसी तरह से मैग्नीशियम के लिए करते हैं, इसी तरह से किसके लिए करते हैं, एल्युमिनियम के लिए। तो जितनी सक्रिय धातुएं हैं उनका शोधन किस विधि से किया जाता है, किस विधि से, विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, धारा वो देता है कि हम देते हैं, धारा बाहर से दी जाती है। ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पर और समझते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ सोडियम है, इसका शोधन करना है, तो जैसे NaCl है, MgScl है ना, इनके क्लोराइडों का विद्युत अपघटन से हम प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे मुझे सोडियम निकालना है, सोडियम धातु सुने होगे, पर वो निकलती कैसे है, नमक से। किससे निकलती है, नमक से। NaCl को पहले घोल लेते हैं, पिघला लेते हैं, फिर उसके बाद यही क्रिया अपनाते हैं, है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बर्तन है, यहाँ NaCl का क्या है, घोल है, और यहाँ पर मान लो एक छड़ लगा दिया। ये वाली कौन सी छड़ है, माइनस वाली। इसमें क्या होता है,
प्लस, तो ये जो घुला हुआ है ये किस में चिपकेगा, जाके माइनस में आकर्षित न करेगा, तो इसके ऊपर चिपकता जाएगा। सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, है ना। इस तरह से हम सोडियम को अलग कर सकते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया से। आगे हम और समझेंगे इसकी क्रिया को। एल्युमिनियम है, ये क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्युमिना के विद्युत अपघटन से, हार हेराल्ट प्रक्रम उसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी अलग होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें आप कॉपर का शोधन कर सकते हो, ठीक है, एल्युमिनियम का शोधन कर सकते हो, NaCl का कर सकते हो, MgCl2 का कर सकते हो, सोडियम का कर सकते हो, मैग्नीशियम का कर सकते हो। ये सभी धातुएं हैं जिनको हम वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं।